नमस्कार उड़ान चैनल के सभी दर्शकों को रश्मि रंजन की तरफ से आज हम एक नए व्यक्तित्व के साथ मिलने वाले हैं जिनका परिचय हम बहुत जल्द करेंगे। लेकिन उससे पहले हम कुछ ऐसे बिंदुओं पर आज बात करने वाले हैं। आत्मनिर्भर भारत की $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, उसको कैसे पाएं और पूर्वांचल क्षेत्र का उसमें कितना साझेदारी होगा, ये आज हम जानेंगे एक ऐसी शख्सियत के साथ मिलने के बाद। तो बिना समय बिताए हम लोग सीधे उनसे रूबरू होते हैं और उनसे बातचीत करते हैं कई गंभीर सवालों पर। नमस्कार सर, उड़ान चैनल पर। उड़ान चैनल के सभी दर्शकों की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन। सर, सबसे पहले तो मैं माननीय श्री सत्य प्रकाश सिंह जी मुन्ना का हार्दिक अभिनंदन करता हूं इसलिए कि ये प्रांतीय मंत्री 2020 में बने और उसके बाद हम लोग काफी समय से चाह रहे थे कि आपसे रूबरू हो सर और अपने दर्शकों को आपसे रूबरू कराएं। लेकिन कोरोना काल ने हम सबको वो मौका नहीं दिया। लेकिन आज बहुत खुशी हो रही है कि 2021 में हम लोग इस कई विषयों को लेकर आपके सामने आज आए हैं और इस पर हम बात करेंगे। सर, मेरा आपसे पहला सवाल सीधा सवाल है कि माननीय मोदी जी और सरकार का आत्मनिर्भर भारत का सपना पूर्वांचल क्षेत्र कैसे पूरा करने में अपनी साझेदारी देगा और आपको क्या लगता है कि इसमें कितना समय लग सकता है चीजों को पटरी पर आने में? तो कृपया इस पर कुछ प्रकाश डालें। धन्यवाद रश्मि रंजन जी, निदेशक उड़ान। आज जो संवाद आपने किया है उसका ये पहला प्रश्न है। इस संबंध में मैं ये बताना चाहूँगा कि कोविड जैसी महामारी, वैश्विक महामारी के बाद भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महामारी से जो भारतवर्ष के अंदर आर्थिक अस्थिरता आई और जीडीपी की दर गिरी और एक बड़ा ही भीषण देश संकट से गुजरा। इस संकट की घड़ी के बीतते बीतते धीरे धीरे हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने आत्मनिर्भर भारत का जो एक अभियान दिया है, मैं समझता हूं कि उसमें नरेंद्र मोदी जी ने जो उनकी जो विजन था उसके सही क्रियान्वयन की दिशा में मैं समझता हूं कि पूरे भारतवर्ष में योगी जी ने आगे बढ़ करके उसको क्रियान्वित करने का एक सार्थक प्रयास किया है इंडस्ट्रियल समिट के माध्यम से, और भी इस तरह की योजनाओं को पटरी पर लाने में माननीय योगी जी का एक महत्वपूर्ण योगदान है। और मैं समझता हूं कि पूरे भारतवर्ष में इन्होंने एक अच्छा कीर्तिमान स्थापित किया है और पूर्वांचल की प्रगति के लिए और पूर्वांचल के समग्र विकास के लिए मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश के समन्वित विकास के लिए बॉम्बे तक में जा करके वहाँ के इंडस्ट्रिस्ट को सभी को इन्होंने आमंत्रित किया और ये जो उत्तर प्रदेश की जो तस्वीर थी उस तस्वीर को इस रूप में उन्होंने पेश किया कि यदि बाहर के इंडस्ट्रिस्ट भी यदि हमारे यहाँ आएंगे तो हम उनका स्वागत करेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ है कि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान जो दो चीज़ें हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए और प्रदेश के समन्वित विकास में दो चीज़ें सबसे अहम भूमिका होती है कि बिजली की आपूर्ति, ऊर्जा की आपूर्ति और दूसरा कानून व्यवस्था की स्थिति। इन दोनों को उन्होंने समन्वित रूप से प्रदेश में एक अच्छा माहौल तैयार किया और गुंडा और माफिया तंत्र को खत्म किया। इसका एक सार्थक परिणाम आया कि जो इंडस्ट्रियल समिट हुआ उसमें भारतवर्ष ही नहीं बाहर के विश्व के अन्य देशों से भी बहुत से उद्योगपति आए और उन्होंने यहाँ निवेश की इच्छा प्रकट की और मैं समझता हूँ कि उसमें बहुत ही अच्छे निवेश हुए हैं। जो एमओयू पर हस्ताक्षर हुए थे उसमें मैं समझता हूँ कि 60% एमओयू पर काम जारी है। और दूसरी चीज़ कि जो इन्होंने पूर्वांचल की प्रगति के लिए एक्सप्रेस वे और जो ये सब बड़े बड़े जो कार्य किए हैं, मैं समझता हूं कि हर क्षेत्र का तभी समन्वित विकास होगा जब आने जाने के रास्ते सही होंगे,
माल की आपूर्ति सही दिशा में होगी। और इन सारी चीज़ों को दृष्टिगत करते हुए जो उन्होंने काम लिया है, मैं समझता हूँ कि इसमें पूर्वांचल का समग्र विकास होगा। और पूरा पूर्वांचल, मैं समझता हूँ यह बड़े ही सौभाग्य का विषय है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी वाराणसी से सांसद हैं, हमारे प्रधानमंत्री हैं, और माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज जो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश हैं, वो गोरखपुर से हैं। और मैं समझता हूँ ये दोनों ही क्षेत्र पूर्वांचल का एक काफ़ी सेंटर पॉइंट है, और इसके माध्यम से पूर्वांचल का समग्र विकास होगा। जैसा कि पहले गहबरी जी ने, गाजीपुर के गहबरी जी एक समय में एक सांसद हुआ करते थे, और उन्होंने पूर्वांचल की बड़ी ही दर्दनाक स्थिति को लोकसभा के अंदर उन्होंने रखा था, और पंडित नेहरू के सामने रखते रखते नेहरू रो पड़े। इस दर्दनाक स्थिति को उन्होंने रखा कि पूर्वांचल की अब इतनी विभत्स स्थिति है, उसे पटरी पर लाने के लिए कुछ न कुछ किया जाए। मैं समझता हूं कि इस दिशा में पूर्व मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह जी ने अपना एक कदम बढ़ाया था, और उसके बाद यह पूर्वांचल का नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है कि हमको मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री मिला। और जो संत हम लोगों के साथ 1998 में गोरखपुर आने के बाद कानून व्यवस्था और बहुत सारी ऐसी कानून व्यवस्था की जर्जर स्थिति को सुधार करने के लिए उन्होंने व्यापार मंडल के पदाधिकारियों को जब भी आह्वान किया, और हम लोगों ने भी उनका इस रूप में स्वागत किया कि जब एक संत मंदिर की सीमाओं को तोड़ते हुए सड़कों पर हम लोगों के साथ बैठा और बड़े से बड़े समस्याओं का निदान उसके माध्यम से हुआ, तो मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश का विकास निश्चित होगा। और योगी जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो उनके जो विजन है, उस विजन को मैं समझता हूं कि रास्ते पर लाने में योगी जी का एक महत्वपूर्ण योगदान है। और मैं समझता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने भी मोदी जी को पहला स्थान, आदित्यनाथ जी को पहला स्थान दिया है। इसलिए मैं समझता हूं कि ये जो आत्मनिर्भर भारत है, चूंकि हमारा मुखिया एक ईमानदार व्यक्तित्व का धनी है, और वह व्यक्ति अपने कार्य को और दिन रात एक करके अनवरत रूप से आगे समन्वित रूप से उस कार्यों को निष्पादन कर रहा है। मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश पूरे भारतवर्ष में अपना एक 2 3 की श्रृंखला में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान बनाएगा। बहुत अच्छा सर, आपने हमें रूबरू कराया कि कैसे पूर्वांचल बहुत ही जल्द आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ चुका है, और भविष्य में प्रधानमंत्री मोदी और सरकार के आत्मनिर्भर भारत के मिशन को पूरा करने में एक बहुमूल्य भूमिका अदा करेगा। सर, एक सवाल मेरे जहन में आता है कि आपका परिवार तो किताबों के बिजनेस में रहा, और नेशनल बुक डिपो का नाम गोरखपुर या आसपास के क्षेत्र में कौन नहीं जानता है। करीब 70 साल हो चुके हैं इसकी नींव जो आपके स्वर्गीय पिताजी ने डाली थी, और आज वो इस ऊंचाइयों को छू रहा है। तो आपका कैसे पदार्पण हुआ राजनीति, समाज सेवा और व्यापार मंडल के साथ? कृपया हमें उससे रूबरू कराएं। हमारे स्वर्गीय पिता योगेंद्र सिंह जी ने 1946 में पुस्तक व्यवसाय में आए, और उस पुस्तक व्यवसाय में आने के साथ ही साथ उस वक्त गोरखपुर में महज 7-8 दुकानें ही हुआ करती थी, और इस पूरे समग्र इस क्षेत्र में कुशीनगर, पडरौना, आनंद नगर, ऐसे ऐसे क्षेत्रों से, महाराजगंज, इन क्षेत्रों से लोग लड़के साइकिल से पुस्तकें क्रय करने के लिए यहाँ तक आते थे। और मैं समझता हूँ कि 1946 में गोरखपुर विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं हुई थी। गोरखपुर विश्वविद्यालय की स्थापना 1956 में हुई। उसके पहले गोरखपुर विश्वविद्यालय आगरा विश्वविद्यालय के अंदर से एफिलिएटेड था, और यहाँ का सबसे पुराना कॉलेज सेंट एंड्रूज महाविद्यालय था।
उस समय 1956 में इस क्षेत्र के में कुछ ऐसे मनीषी भी रहे जिन्होंने उस समय में शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य किया। जैसे हमारे दिग्विजयनाथ जी महाराज, जो हमारे इस गोरक्षपीठ के उस वक्त महंत हुआ करते थे, चित्तौड़गढ़ से उनका संबंध था और वो उनकी शिक्षा दीक्षा भी गोरखपुर में राजकीय जुबली इंटरमीडिएट कॉलेज में हुई है और एक खिलाड़ी के रूप में भी एक उनका स्थान था। उन्होंने ये महसूस किया कि कैथोलिक चर्च और इन लोगों के माध्यम से जो शिक्षा का प्रसार हो रहा है, इसके साथ ही साथ हम लोगों को भी इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए और पूर्वांचल में को एक राजनीतिक और शैक्षिक वातावरण देने का सम्यक प्रयास करना चाहिए। उस दिशा में उन्होंने प्रयास किया और उसकी परिणति ये हुई कि 1956 में उन्होंने अपने जो एजुकेशनल सोसाइटी जो बनाई थी, उस एजुकेशनल सोसाइटी को विश्वविद्यालय को में मर्ज किया और तदनंतर ये यहाँ पर गोरखपुर विश्वविद्यालय की स्थापना हुई और उस वक्त के पहले वाइस चांसलर प्रोफेसर BN झा और ऐसे एक से एक प्रबुद्ध लोगों को लाया और लोग आए। संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे लक्ष्मीनारायण सिंह और भी ऐसे प्रोफेसर विनोद चंद पांडे प्राचीन इतिहास के। इस तरीके से बहुत सारे ऐसे लोगों को उन्होंने, अच्छे अच्छे लोग यहाँ आए और शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा कार्य हुआ और गोरखपुर विश्वविद्यालय का क्षेत्र बाराबंकी, हंडिया, वाराणसी के BHU को छोड़ करके जितने भी कॉलेजेस थे सब गोरखपुर विश्वविद्यालय के अंदर थे। बहुत बड़ा क्षेत्र था, पूर्वांचल, जौनपुर, हंडिया, प्रतापगढ़। तो ऐसे समय में यहाँ विश्वविद्यालय की स्थापना हुई और बहुत सारे अच्छे कार्य हुए और धीरे धीरे एक वो श्रृंखला बनी और जब पढ़ाई लिखाई का एक अच्छा माहौल तैयार हुआ तो फिर पुस्तक व्यवसाय भी हुआ, बढ़ना शुरू हुआ और हम लोगों ने करीब 15 साल की उम्र से ही अपने पिताजी के साथ कोऑर्डिनेट किया और आपको ये जान के प्रसन्नता होगी कि मैंने 1982 में प्रकाशन का कार्य शुरू किया जो वैशाली प्रकाशन के नाम से था। उसमें हमने कई गोरखपुर विश्वविद्यालय के लेखकों की किताबें भी छापी, डिग्री कॉलेजेस के लोगों के रिसर्च थीसिस छापे, जिसमें मनोविज्ञान के बड़े ही रिनाउंड प्रोफेसर हुआ करते थे डॉक्टर लाल बच्चन त्रिपाठी, उनकी 4 किताबें हमने छापी। प्रोफेसर जयन लाल, उनकी किताबें। आज महात्मा गांधी विश्वविद्यालय वर्धा के वाइस चांसलर रहे गिरीश्वर मिश्रा, उनकी किताबें हमने छापी। इस तरीके से समाजशास्त्र में प्रोफेसर के मिश्रा की बुक छापा, उनकी पूरी कई विषय, प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी, सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन, सोशल कंट्रोल एंड सोशल चेंज। तो इस तरह के बहुत सारे कार्य हम लोगों ने शुरू किया और 1980 में मैंने पहली बार इस पूरे पूर्वांचल में पहली बार मैंने प्रगति मैदान में वर्ल्ड बुक फेयर में गोरखपुर से, इस पूर्वांचल क्षेत्र से वैशाली प्रकाशन ने पार्टिसिपेट किया और वहां पर आपके इस पूर्वांचल की पताका को फहराया और वहां जाने से उस पुस्तकों का फैलाव हमारे अन्य और प्रकाशकों के माध्यम से जो हिंदुस्तान के विभिन्न क्षेत्रों से आए थे, उन क्षेत्रों में भी उन पुस्तकों का जाना प्रारंभ हुआ और उसके साथ ही साथ राजा राम सरकार की कुछ योजनाएं, राजा राम मोहन लाइब्रेरी, केंद्रीय हिंदी संस्थान, इन सबों में भी उन पुस्तकों की आपूर्ति हुई और इसके साथ ही साथ कुछ रिसर्च थीसिस भी मैंने छापे जिस पर संस्कृत के
प्रोफेसर आचार्य रहे डॉक्टर कपिल देव शुक्ल को, उनकी एक पुस्तक आपस्तंभ 100 सूत्र एक अध्ययन पर माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व तत्कालीन मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह ने 25,000 रुपये का पुरस्कार उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान में दिया था। और रेलवे में राजभाषा विभाग में डॉक्टर सुखसागर सिंह सिन्हा, जो राजभाषा अधिकारी के पद पर थे, उन्होंने किताब लिखी थी समस्याओं के सलीब पर टंगी राजभाषा हिंदी, उसको राष्ट्रपति भवन में उनको बुला के सम्मानित किया गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने अपनी एक पुस्तकीय क्षेत्र में अपना एक स्थान बनाया और धीरे धीरे आज गोरखपुर पूर्वांचल के पुस्तकों का एक बहुत अच्छा बाजार बना। और आपको यह जान के प्रसन्नता होगी कि इलाहाबाद, बनारस और इस पूर्वांचल के अन्य क्षेत्रों में एक जगह 70-75 दुकानें आपको नहीं मिलेंगी। इलाहाबाद में भी, यूनिवर्सिटी रोड में भी इतनी दुकानें एक जगह नहीं है। कोई जॉनसनगंज चौराहे पर 4 दुकानें हैं, तो कहीं यूनिवर्सिटी रोड में 15 दुकानें हैं। बनारस में लंका क्षेत्र में चले जाएं बीएचयू के बाद, तो वहाँ 5-10 दुकानें मिलेंगी। तो इस तरीके से जो एक माहौल यहाँ बना है, और मैं समझता हूँ कि इधर के 10-12 सालों में प्रतियोगात्मक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के 15 साल के बीच दौरान बहुत अच्छा माहौल बना है। और यहाँ के लड़के कंपटीशन के क्षेत्र में, प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं में एक अपना अच्छा महत्वपूर्ण स्थान बनाए हैं। मैं समझता हूँ कि आगे आने वाले दिनों में भी, और इसका हम लोगों को बड़ा ही अनुभव इस लॉकडाउन के दौरान में हुआ है कि यहाँ के बहुत सारे लड़के, कोई जयपुर में है इंजीनियरिंग कर रहा है, कोई वर्धमान यूनिवर्सिटी से कर रहा है, कोई कहीं से कर रहा है, वो लड़के ऑनलाइन पुस्तकें हम लोगों के से मंगा करके, और उन लोगों ने एक से एक अच्छी पुस्तकें मंगाई और अपनी तैयारियां की। जो समझता हूँ कि सुदूरवर्ती क्षेत्रों में, गोला, सिकरीगंज, ऐसे ऐसे क्षेत्रों में जो लड़के ग्रामीण अंचलों के थे, उनके अंदर एक अच्छा, हम लोग को यह देखने का मौका मिला कि बहुत सारी महिला प्रतिभाएं, उन लोगों ने यूपीएससी की परीक्षाओं की तैयारी, पीसीएस की तैयारी और भी विभिन्न क्षेत्रों के परीक्षाओं की तैयारी में पुस्तकों का क्रय किया। इससे जब ये लग रहा है यह पूर्वांचल में विद्वता की कमी नहीं है, और ये आगे भी इसी तरीके से यह अनवरत रूप से आगे चलता रहे, हम लोग की यही एक सोच है। सर, आपने अभी ऑनलाइन बिजनेस की भी बात की। आपने इसके कारण बताया कि कैसे बच्चों को 10-12 सालों में बच्चों को किताब वगैरह की भी सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं, जहां पर बहुत पहले मुश्किल हुआ करती थी। तो इसी से एक जटिल सवाल जो मेरे जहन में आ रहा है, जो मैं, क्योंकि आप इतने बड़े पद पर हैं, पूर्वांचल के को आगे बढ़ाने के लिए आपकी भूमिका, आपके निर्णय, आपकी टीम के निर्णय बहुत अहम भूमिका अदा करेगी। तो मैं इसी से मिलता जुलता सवाल आपसे और माननीय श्री मनीष सक्सेना जी, जो युवा व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं, बहुत ही सक्रिय भूमिका अदा कर रहे हैं और आपसे कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। तो मेरा ये सवाल आप दोनों गणमान्य लोगों से है कि सर, मैं इस पूर्वांचल में काफी विरोध देख रहा हूं, या विरोधाभास की एक भावना मुझे लोगों के बोलचाल या उनके रिएक्शन से पता चलता है कि ऑनलाइन अर्थात ई कॉमर्स को लेकर है। तो क्या जहां माननीय मोदी जी या आज का समाज टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने की बात कर रहा है, या कोरोना काल में जिस तरह से हम लोगों ने देखा कि टेक्नोलॉजी एक बहुत अहम भूमिका अदा कर रहा है, वहां पर यह विरोधाभास कहां तक सही है? क्या ये वास्तव में फुटकर विक्रेताओं के पेट पर लात मारने वाली बात है? और अगर हां, तो आप दोनों लोग कैसा बिजनेस मॉडल सजेस्ट करते हैं जो भारत को एक जीत की स्थिति में रखेगी? एक छोटे से छोटा व्यापारी भी बड़े से बड़े व्यापारी के साथ मिलकर जी सकेगा और आगे बढ़ सकेगा और भारत को आत्मनिर्भर बना सकेगा। तो कृपया इस पर हमारा कुछ मार्गदर्शन। इस संबंध में मैं ये बताना चाहूँगा कि जो आज के परिवेश हैं, हम लोगों ने, हमारे उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल ने और भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित श्याम बिहारी मिश्रा जी, ये 4 बार के भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहे। और आपको मैं ये याद दिलाना चाहूँगा
कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में व्यापारियों पर 3/7 का एक उनके उत्पीड़न का एक बहुत बड़ा एक शस्त्र था, जो बहुत सारे खाद्य व्यवसायियों और भी अन्य क्षेत्रों में उस पर पार्लियामेंट के अंदर, चूंकि वो हमारे एक व्यापारिक प्रतिनिधि के रूप में पार्लियामेंट में थे, उन्होंने बड़ी ही निर्भीकता के साथ अपनी बात को रखा और कहीं उनको यह भी किसी ने कहा, भाई आपने तो आज व्यापारियों के हित की बात करके बड़ा गड़बड़ कर दिया। उन्होंने बड़ी ही निर्भीकता के साथ कहा कि भाई मैं व्यापारी प्रतिनिधि के रूप में हूं, मैं अपनी बात रखूंगा, भाई पार्टी हमारे साथ जो भी निर्णय करेगी मैं उसे स्वीकार करूंगा। और मैं समझता हूं कि संघ प्रमुख ने इसमें यह बात भी कही कि नहीं, वो व्यापारी प्रतिनिधि है, अपनी बात कैसे नहीं रखेगा, और उसको गवर्नमेंट ने उसको रियलाइज किया। तो कहने का ये मतलब है कि हम सरकार की अच्छी नीतियों की प्रशंसा भी करते हैं और हम सरकार के साथ भी हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ यदि व्यापारियों के, चूंकि हम यदि व्यापारियों के अगुवा हैं, तो मैं व्यक्तिगत रूप से अपने ही चिंतन या चंद लोगों के हित चिंतन की बात नहीं सोचूंगा, हमें पूरे व्यापारी समुदाय के बारे में सोचना है। तो सवाल यह है कि हम टेक्नोलॉजी के भी विरोधी नहीं हैं, लेकिन प्रश्न यह है कि भारत ऐसे देश के लिए हम इसको एक बार में अमेरिका नहीं बना देंगे, हम इसको एक बार में रसा नहीं बना देंगे, हम इसको एक बार में जापान नहीं बना देंगे। सवाल यह भी देखना है कि उनकी आबादी कितनी है। वो 30-33 करोड़ की आबादी में है, हम 130 करोड़ की आबादी में। हमारे क्षेत्रफल का 3 गुना क्षेत्रफल है अमेरिका को में। अब जहां इतना बड़ा ड्रास्टिक डिफरेंस है, तो मुझे यह सोचना है कि जो हमारी एक पॉपुलेशन है, मैं गांधी जी के सपने की भी बात यहां कहना चाहूंगा कि गांधी जी ने कुटीर उद्योग की बात की थी और भी बहुत सारे लोगों ने इस बात को एहसास दिलाया था, और आज फिर आप उसी चीज पे आ रहे हैं। आप इस आत्मनिर्भर भारत, और मोदी जी ने कहा लोकल फॉर वोकल, यह कोरोना काल ने हमारे इन बड़े नुमाइंदों को रास्ता भी दिखाया है कि आप विदेशी बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी के पीछे तुरंत ना भागें, आप इस देश की व्यवस्था को देखते हुए उन चीजों को आत्मसात करें, और उसकी भी एक सीमाएं होनी चाहिए। सवाल यह है कि इसीलिए हमारे व्यापार मंडल ने खुदरा बाजार में विदेशी पूंजी निवेश की मुखालफत की थी। सड़कों पर आकर के पूरे भारतवर्ष में इसका विरोध हुआ था। कभी सत्ता के विरोध में जब यह थे तो इन्होंने हम लोगों का समर्थन किया था। उस वक्त तो मनमोहन सिंह की सरकार थी, जब एफडीआई आने की बात हो रही थी, तो आप वहां तो हमारा समर्थन किए, और जब आप सत्ता में आए तो आपने उसे लागू कर दिया। तो यहां देखिए, यहां सैद्धांतिक रूप से सोचने की जरूरत है। ठीक है, हम जिसके नुमाइंदे हैं, हमें उनके भी चिंतन की बात सोचनी चाहिए। आज व्यापार, मुझे कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है, व्यापार में बड़ी गिरावट आई। मैं समझता हूं कि यदि प्राइवेट सेक्टर ना होता तो जो स्थिति बेरोजगारी की थी, आप कॉलेजेस खोलते जाइए, विश्वविद्यालय खोलते जाइए, बीए और एमए की डिग्री दे दे करके एक बहुत बड़ी फौज आप खड़ा कर दीजिए। मैं केवल भारतीय जनता पार्टी को नहीं कहता हूं, इसके पहले के भी राजनीतिज्ञों ने वही काम किया। लेकिन सवाल यह भी है कि उन देशों में जैसे राइट ऑफ एजुकेशन, उसके साथ
नौकरी का भी अधिकार है। यदि कोई खाली है तो उसे बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। तो सवाल है कि इन सब चीजों का भी तो क्रियान्वयन यहां होना चाहिए। यदि कोई व्यापारी पुत्र है, वो छोटा व्यवसाय कर रहा है और लड़का बीए में करके बैठा है, उसके 3 लड़के हैं, तो उसके लिए भी तो इस चिंतन में सोचिए कि उसको आप बेरोजगारी भत्ता तो दे नहीं रहे हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में यदि छोटा और खुदरा व्यवसाय खत्म करेंगे, आज क्यों आप कहते हैं पटरी और रेहड़ी वाले को 10-10 हजार रुपये आप बांटो, पट्टा एक एक पट्टा पर बैठी हुई जगह दो। हमारा यह दृष्टिकोण है कि ये मुफ्त की लूट नहीं होनी चाहिए। हम उन्हें सक्षम बनाएं, हम सरकारी पैसे का इस तरीके से दुरुपयोग भी ना करें। हम उन्हें स्वतः सक्षम बनाएंगे तो जब आप एक आत्मनिर्भर अभियान की बात आज करना पड़ा, आपको लोकल फॉर वोकल की बात करनी पड़ी, ओडीओपी की बात प्रदेश सरकार ने अच्छा किया है, तो यही चीज आज पूरे प्रदेश में आपने बनाया ना कि गोरखपुर में टेराकोटा, गोरखपुर में एक गारमेंट का हब बनाओ, इसलिए कि इसके पहले यह पावरलूम का बुनकरों का बहुत बड़ा इलाका है। मऊ से लेकर के ये सारा क्षेत्र बनारस तक जो है, ये पूरा क्षेत्र बड़ा है। तो उस सबको देखते हुए हमको छोटे लोगों के भी, मध्यम वर्गीय व्यापारियों के भी हितों का संरक्षण करना होगा। और इस दिशा में व्यापार मंडल की यह सशक्त मांग है कि हम टेक्नोलॉजी का भी विरोध नहीं करते हैं, लेकिन कुछ क्षेत्रों को इस रूप में रहने दीजिए जिसमें लोग अच्छी संख्या में कार्य कर रहे हैं। करोड़ करोड़ लोग किराने से जुड़े हुए हैं, करोड़ करोड़ लोग छोटे छोटे व्यवसायों में लगे हुए हैं। और उसके साथ ही साथ यही बात नहीं है, वहां बहुत सारे बेरोजगारों को नौकरी दी जा रही है। हम कह रहे हैं कि एक व्यवसायी की दुकान है और अच्छा चल रहा है, तो वहां 40-40 स्टाफ है, कोई 10 का स्टाफ रखे है, किसी को 20 रखे हैं। तो जब आप उसको सक्षम बनाएंगे तो हमारे यहां बेरोजगारी की बहुत सारी समस्याओं का निदान होगा। और हम कह रहे क्यों देश में 10 से 20 अंबानी और अडानी रहे, और भी लोग बने, और भी लोग समन्वित रूप से विकास करें। तो हम उस सोच को रखते हैं कि निचले तबके को भी बढ़ाने की जरूरत है, और हम उसको ये नहीं कि हम वैसे दे रहे हैं फ्री में। ये परंपराओं का समापन होना चाहिए। फ्री की परंपरा को रोक के और उसे सक्षम बनाए। आज आप ये आत्मनिर्भर भारत यदि सोचा है तो अच्छी बात है, उसे आत्मनिर्भर बनाइए, सक्षम बनाइए। और मैं जोगी जी को इस बात के लिए भी बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने एक अभ्युदय योजना चालू की है। अभ्युदय योजना के माध्यम से भी इन्होंने बहुत सारे लड़कों को ऑनलाइन हर मंडल वाइज लोगों का चयन किया है, तो ये भी एक अच्छी बात है। तो सवाल ये है कि इसके साथ ही साथ लेकिन उन व्यापारियों का, उन अन्य वर्ग का भी, उनके हितों को पर कुठाराघात नहीं होना चाहिए। उनको भी समन्वित रूप से उनके व्यवसाय को आगे बढ़ाने की दिशा में भी एक समन्वित प्रयास करना चाहिए। और ऐसे तो जोगी जी ने काफी कुछ प्रयास किया है। ये क्या नाम है, गोरखपुर के उद्योग या हर प्रदेश के 75 जिलों के लिए उन्होंने जो ओडीओपी का जो कार्यक्रम किया है, ये भी एक स्वागत योग्य कदम है और इसके परिणाम मिल भी रहे हैं। मैं समझता हूं कि नोएडा में प्रिंटिंग में आप समझे कि एशिया में एक अच्छा स्थान है। गारमेंट्स उद्योग में नोएडा से लेकर के और सहारनपुर, नोएडा और उसके इर्द गिर्द का जो बेल्ट है आपका, वो भी बहुत जबरदस्त काम है। आज आत्मनिर्भर भारत में जब ये चाइना की जो हिंदुस्तान और चाइना के बीच में जो हुआ है, बहुत सारे विश्व के देशों ने
भारतीय उद्योगपतियों को ऑर्डर दिया है और कार्य हो रहे हैं। और बड़ी प्रसन्नता की बात है कि यहाँ के उद्योगपतियों ने भी इस दिशा में पहल की थी और जोगी जी ने उसको सम्मानित रूप से गोरखपुर के गीडा में ये जमीन का भी प्रावधान किया है, लैंड बैंक बनाया है और इस दिशा में काम हो रहा है। और गारमेंट उद्योग को भी यहाँ एक अच्छा दर्जा दिया जाएगा। टेराकोटा के साथ ही साथ गारमेंट उद्योग भी यहाँ पुष्पित और पल्लवित होगा और इस पूर्वांचल के समग्र विकास में उसका भी एक बहुत बड़ा योगदान होगा। धन्यवाद सर। अब मैं ये सीधा सवाल युवा व्यापार मंडल के अध्यक्ष श्रीमान मनीष सक्सेना जी से करना चाहूंगा कि सर हम लोग माननीय मुन्ना जी के नेतृत्व में व्यापार मंडल की सक्रियता को देख रहे हैं, लेकिन इसमें युवा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है, इनकी जो भी विजन है उसको करने में। लेकिन बहुत सारे युवा जानना चाहते हैं कि युवा व्यापार मंडल क्या है ये और इसके काम करने का तरीका क्या है, और अगर वो जुड़ना चाहते हैं तो वो कैसे जुड़कर काम कर सकते हैं देश के समग्र विकास के लिए और पूर्वांचल के विकास के लिए। तो इस पर कृपया कुछ रोशनी डालें। धन्यवाद रश्मि जी, आपका जो प्रोजेक्ट उड़ान है उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और आपका जो ये ट्रेनिंग प्रॉपर चल रही है, ट्रेनिंग जो चल रही है बहुत अच्छी चल रही है। आपने जो भी एजुकेशन लाइन में है, हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनके लिए आप जो काम कर रहे हैं ये बहुत अच्छा, बहुत सराहनीय कार्य है। मैं उसका बहुत आपको धन्यवाद देता हूँ उसके लिए। और जहाँ तक युवा व्यापार मंडल की बात है, गोरखपुर युवा उद्योग व्यापार मंडल एक हम लोगों ने संगठन बनाया है जिसमें यहाँ के जितने भी यूथ हैं उनको हमने जोड़ा है। हमारा कई माध्यम है, हमारा IT सेक्शन भी है व्यापार मंडल का, उसके माध्यम से हमने ऑनलाइन व्यवस्था कर रखी है ताकि लड़के वहाँ से जुड़ सकें, जो भी जुड़ना चाहें जुड़ सके। हम लोग का मेन उद्देश्य ये है कि जितने भी यहाँ पे व्यापारी हैं उनको कभी किसी तरीके से कोई उत्पीड़न ना कर सके, ठीक है, उसको रोकने का काम सबसे ज़्यादा हमें करना है। कि मतलब मेन मुद्दा ये हम लोग का ये है कि हमारा मान सम्मान सुरक्षा सुविधा ये सारी चीज़ें जो है हमको मिले, हमारे व्यापारियों को मिले। दूसरी बात यह है कि जो नई नई योजनाएं आती हैं गवर्नमेंट की तरफ से, वो सारी योजनाएं हमारे जितने भी वेंडर्स हैं, हमारे दुकानदार हैं, इन तक पहुँचे। ये हमारी युवा टीम जो होती है इसके माध्यम से अलग अलग जगहों पे, क्योंकि हमारे गोरखपुर में अलग अलग सेक्शंस बने हुए, जैसे बोलकर उद्योग व्यापार मंडल है, वो भी एक तरह से युवा से कनेक्टेड है। नए नए लड़के इस तरह पूरे गोरखपुर में अलग अलग क्षेत्रों में लड़के लगे हुए हैं, ये जाके वहाँ जाके प्रमोशंस करते हैं, जिसमें कि हमारे स्ट्रीट वेंडर्स को कभी कोई समस्या आती है तो हम लोग उसको जाके खड़े होकर वहाँ पर उसकी समस्याएं दूर करते हैं। ट्रैफिक की प्रॉब्लम्स हैं तो हमारे ट्रैफिक की समस्या के लिए हम लोग SP ट्रैफिक से बात करके उसको समस्या का समाधान करते हैं। अभी क्या हुआ है कि कोरोना काल के बीच में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई थी कि कैसे हम लोग सामग्री लेके एंड यूजर्स तक पहुँचाएँ। उसमें हमारी टीम ने बहुत काम किया है। कुछ हमारे जो टीम के प्रवीण जी हैं, इन्होंने क्या किया कि डेवलप किया, सॉफ्टवेयर वेबसाइट बनाई, उन्होंने डोर टू डोर जाके सप्लाई करने की चेन्स बनाई और ये हमारे तब ने उसको डिस्ट्रीब्यूशन किया सब जगह जाके। तो कोरोना काल में ये काम बहुत किया है। और अब किराना कमेटी हमारी है, हमारा अंग है किराना कमेटी। किराना कमेटी ने भी पूरा सहयोग किया, उन्होंने बहुत ज़्यादा अन्य जो है खाद्य सामग्री है एक बैग्स बना के डिस्ट्रीब्यूशन किया। इसमें हम लोग ने सहयोग करके सब जगह पे डिस्ट्रीब्यूशन का काम कराया है। इसके बाद हम लोग का होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से व्यापारी को तकनीकी रूप से और ऊपर लेके आना, उनका व्यापार कैसे बढ़े इस क्षेत्र में उनको हम लोग आगे लेके आते हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज बताते हैं। हमारा फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इसके माध्यम से हम उनके प्रमोशंस को, उनके बिजनेस को कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं, इस पर हम लोग का जोर रहता है। उसके लिए भी हम लोग बीच में कैंपेन चलाते रहते हैं। हम लोग का किराना अतिथि भवन है, वहाँ पे सारे व्यापारियों को बुलाते हैं, जिसमें GST से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम रहती है उसको हम बताते हैं। वहाँ पे GST के ऑफिसर्स भी आ जाते हैं, उनसे भी हम लोग बीच में एक मीटिंग करा देते हैं। तो ये सब काम करके हम लोग गोरखपुर में जितने भी हमारे व्यापार मंडल से जुड़े हुए हैं या और लोग जुड़ना चाहते हैं, उनकी मदद हम लोग करते रहते हैं। बहुत सुंदर, धन्यवाद सर। आखिरी सवाल जो मैं आप दोनों के सामने डालूंगा, वो सवाल मेरे जहन को, और मैंने काफी लोगों से ये एक अपना सर्वे किया और मुझे लगा कि ये सवाल आज आप लोगों को इस मंच से जरूर मैं पूछूंगा, और कृपया आप लोग बताने की कृपा करें कि सर कोरोना काल ने हर इंसान को जीने का एक नया तरीका सिखाया, न्यू
नॉर्मल, जिसकी बात हम लोग हर मंच से करते हैं, न्यू नॉर्मल, नए तरीके से जीने का जो सलीका हमने सीखा कोरोना काल में, तो सर लक्ष्य है $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने का और हम लोगों की अर्थव्यवस्था पटरी पर आने की कोशिश में लगी हुई है। ऐसे में पूर्वांचल कैसे आत्मनिर्भर भारत की तरफ और $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की तरफ भारत सरकार की या अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था को मदद करेगा? मैं पूर्वांचल के हिसाब से आपसे जानना चाहता हूं कि ऐसी कौन कौन से यहां पर रोजगार उत्पन्न होंगे या ऐसे कौन से बिजनेस हैं जो यहां फलेंगे फूलेंगे, जो $5 ट्रिलियन में इकोनॉमी में अपना बहुत ही बहुमूल्य योगदान देंगे। तो कृपया इस पर कुछ रोशनी डालें। देखिए, सबसे बड़ा हमारे क्षेत्र से, पूर्वांचल क्षेत्र से जितने भी हमारे लेबर क्लास के लोग हैं, ये सबसे ज़्यादा दूसरे शहरों में जाके अपना काम कर रहे हैं। हमें करना ये है कि उनको रोकना है। वो सब स्किल्ड मजदूर हैं, वो किसी न किसी ट्रेड में एक्सपर्ट हैं। हमारा क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एमएसएमई को प्रमोट किया है। हमारा सोचना ये है कि एमएसएमई के माध्यम से हम ऐसे लोग को वहाँ जाने से रोकें। वो जब गोरखपुर में या पूर्वांचल में रहेंगे, जैसे सपोज करिए कि कोई वुड वर्क का काम कर रहा है, कोई सोफे का काम कर रहा है, कोई फॉल सीलिंग का काम कर रहा है, इन सबको हम अपने यूपी अपने इसमें रखें, पूर्वांचल में रखें और रख के उनको प्रमोट करें, ताकि उनके साथ साथ जितने भी लेबर क्लास है ये कहीं बाहर ना जाए, हमारे साथ रहे, रोजगार भी बढ़ेगा हमारा और हमारे सारे प्रमोशंस बढ़ेंगे उसमें। तो ये मेरा सोचना है कि ऐसे लोगों को हम यहीं पे अपना व्यापार करने के लिए उनको इन्वाइट करें। और बाकी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं हमारे गोरखपुर में, जैसे गीडा है, गीडा में महाराज जी के माध्यम से इन्होंने इतना स्पेस बना रखा है, इतना लैंड बैंक, तो आप गोरखपुर इंडस्ट्रियल एरिया है हमारा, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया। उसमें क्या है कि बहुत ज़्यादा लैंड बैंक्स को रख रहे हैं, बना रहे हैं और एरिया बढ़ाते जा रहे हैं, इनफैक्ट बनारस की तरफ तक, ताकि हमारी इंडस्ट्री बढ़ते जाए और इंडस्ट्री लगते जाए। जितनी इंडस्ट्री लगेगी हमारा डेवलपमेंट बढ़ता जाएगा। तो धन्यवाद सर, आप लोगों ने समय दिया और हमसे बातचीत की। उड़ान चैनल के दर्शकों को आज आपने बहुत ही बहुमूल्य जानकारियां दी कि कैसे गोरखपुर व्यापार मंडल यहाँ के लोगों के साथ, सबका विकास के साथ आगे बढ़ रहा है। मैंने आप लोगों की वो नारा सुना है और माननीय मुन्ना जी तो कहते हैं कि ये मंडल, ये जो संगठन है, ये सभी धर्म और जाति का है, किसी एक जाति और धर्म का नहीं है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे, लोगों को अपने साथ जोड़ते रहेंगे और शायद ऐसे ही एक कारवां बनता जाएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए।